चलो, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? फैराडेज लॉ पढ़े थे। फैराडेज लॉ क्या कह रहा था कि अगर किसी कॉइल से होकर के फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा। और दूसरा लॉ क्या कहा था फ्लक्स का लॉ, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन लगाए थे, कांस्टेंट वन आ गया था, तो ये डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी ही पढ़ते थे। अब देखो यहां से कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ होता था, अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल गिवन था आर ओम, तो हम लोग क्या करते थे? दोनों तरफ आर से डिवाइड करते थे और ये निकल के आ जाता था क्या? देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का? केवल मैग्नीट्यूड का। तो ये ईएमएफ बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, ये करंट आ जाता था। और करंट इक्वल टू कितना आता था? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू कितना? वन अपॉन आर। अच्छा, ये एक चीज और देखो कि करंट का हम लोग एक और डेफिनेशन जानते हैं। करंट का हम लोग एक और डेफिनेशन क्या जानते हैं? तो ये जो होता है, ये होता है कितना? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन कितना? डेल्टा टी। अब देखिए कि खाली आप इस पोर्शन को देखिए, इस वाले पोजीशन को, इस पोजीशन में देखो कि दोनों जगह पर जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, और जो अपने पास बचेगा फाइनली, इधर बचेगा कितना? डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू इक्वल टू जो बचेगा वो बचेगा कितना? डेल्टा फाइव अपॉन कितना? आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि डेल्टा क्यू जो होगा वो किसके बराबर में होगा? डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर में होगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? लेंज लॉ। लेंज लॉ में क्या कहा गया था? तो लेंज लॉ में कहा गया था हम लोगों को क्या? लेंज लॉ में हम लोगों को कहा किया गया था क्या? कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होगा, इज सच दैट, इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, कि इसको प्रोड्यूस करने वाला जो कॉज है उस कॉज का ही ये क्या करेगा? अपोज करेगा। इतना बात आपको पिछले दिन तक हम लोग बात कर चुके थे। लेंज लॉ पर और फैराडेज लॉ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख चुके थे। आज एक आध एग्जाम्पल हम लोग मैग्नेट का बात करने वाले हैं और क्वाइल का। कि फैराडेज लॉ में एक हम लोग ये भी पढ़े थे क्या, कि अगर किसी मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो तो भी क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। बात समझ में आ रहा है? और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अगर क्लोज क्वाइल रहेगा, तो इससे होकर के करंट बहेगा। अब देखिएगा कि उसका हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल किस चीज का? तो एग्जाम्पल रिलेटेड, एग्जाम्पल लेने वाले हैं किस चीज से रिलेटेड? रिलेटेड मैग्नेट एंड क्वाइल। कि अगर मैग्नेट और क्वाइल से रिलेटेड एग्जाम्पल रहे तो हम लोग कैसे बात करने वाले हैं। आप देखिए कि अगर मान लिया जाए क्या कि अपने पास कोई एक क्वाइल दे दिया है, क्लोज्ड क्वाइल, ये ऐसा वर्टिकल क्वाइल है, ठीक है। और अपने को कहा क्या कि कोई एक मैग्नेट है, यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है, जिस मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है क्या? साउथ पोल। तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, और ये फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर के पास करेगा। अगर इस मैग्नेट में हम लोग v वेलोसिटी से इसको नजदीक ले जाए, तो देखना दूर था तो कम लाइन पास हो रहा था, नजदीक लाएंगे और अधिक लाइन पास करेगा, और नजदीक लाएंगे और अधिक लाइन पास करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसके नजदीक आने से ये बी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बी इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसके कारण बी के इंक्रीज करने के कारण यहां से फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू हम लोग पहले से जानते हैं ये कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। तो जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा फाई का वैल्यू भी क्या होगा? और फाई का वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद फाई में क्या आएगी? चेंजिंग आएगी।
और चेंजिंग आने से क्या होगा, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लक्स में चेंजिंग आया, अगर फ्लक्स में चेंजिंग आया तो फिर ईएमएफ या फिर क्या होगा कि करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अब करंट इंड्यूस्ड होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए आया कौन सा, लेंज लॉ। इसके लिए क्या आया था, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है उस कारण का हम लोग क्या करें, अपोज करें। तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रहा है और हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, अपोज करना है, मतलब घटाना है। तो घटाने के लिए हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। किसी को घटाना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर की तरफ। और इधर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसको करंट कैसे बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे बहेगा, इससे होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। लेकिन ये इतनी सारी प्रोसेस लेंदी प्रोसेस होती है, लेंदी प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को और हल्का करने के लिए, इस प्रोसेस को और आसान करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट्स का किसका यूज करेंगे, तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या, हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि ईच करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, ईच करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, ईच करंट कैरिंग कॉइल जो है, हर एक करंट कैरिंग कॉइल जो है तो बिहेव करता है किसके जैसे, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा ये क्या करता है, बिहेव करता है। हर करंट कैरिंग कॉइल कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। अब आप ये बात जानते हैं क्या कि किसी भी मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ में आएगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से जाता है और नॉर्थ में मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें एक करंट कैरिंग कॉइल का, तो एक करंट कैरिंग कॉइल ऐसा और एक और करंट कैरिंग कॉइल मानो, जिसमें से एक में जो है तो करंट हम लोग बहाते हैं कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें हम कैसा बहाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम एक में जो करंट बहाते हैं वो करंट बहाते हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा बहाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको मैं कभी क्लॉक फेस रूल पढ़ाया था। क्लॉक फेस रूल क्या पढ़ाया था, तो देखो कि अगर हम अपने राइट हैंड के 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, और मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ। तो इसमें करंट क्लॉकवाइज बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर से अंदर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इधर कहीं साउथ पोल है और उधर कहीं क्या है, नॉर्थ पोल है। तो इसका मतलब हमारे चेहरे की तरफ जो पोल है, हमारे चेहरे की तरफ जो पोल है वो कौन सा पोल है, साउथ पोल। बात समझ में आ रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर की तरफ। इसका मतलब पीछे कहीं साउथ पोल है और हमारे चेहरे की तरफ कहीं पर क्या है, और हमारे चेहरे की तरफ जो है तो कहीं पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते थे, क्लॉक फेस रूल। मतलब कि हमारे चेहरे की तरफ अगर क्लॉकवाइज करंट बहता दिख रहा है तो हमारे चेहरे की तरफ कौन सा होगा, साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बहते दिख रहा है तो हमारी तरफ कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। अब देखो कि हम लोग एक बात और जानते हैं क्या, हम लोग एक बात और जानते हैं क्या कि जो सेम पोल होता है, जो सेम मैग्नेटिक पोल होता है, वो सेम मैग्नेटिक पोल क्या करता है, सेम मैग्नेटिक पोल्स, सेम मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और दूसरा बात ये कि जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स है, वो अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स क्या करता है, अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी मैग्नेट को खींचना है तो हमको अपोजिट पोल दिखाना होगा कि सेम पोल दिखाना होगा, अपोजिट। अगर नॉर्थ है, नॉर्थ को खींचना है तो साउथ पोल नजदीक में ले जाएंगे तो खिंचाएगा, और अगर भगाना है तो नॉर्थ पोल ले जाएंगे तब भागेगा।
अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों को यूज करना, बात समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है कि अगर क्वाइल में क्लॉकवाइज करंट बहेगा तो साउथ पोल, या अगर साउथ पोल बन रहा है तो क्लॉकवाइज करंट, और यदि नॉर्थ पोल बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट। बात समझ में आ रहा है? सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन में अपने पास क्या था, तो सेम क्वेश्चन में अपने पास था क्या कि एक मैग्नेटिक क्वाइल था ऐसा कुछ अपने पास, और इस मैग्नेटिक क्वाइल के पास हम लोगों ने क्या किया था, इस मैग्नेटिक क्वाइल के पास में हम लोगों ने क्या किया था, एक मैग्नेट रखा था कुछ ऐसा, जिस मैग्नेट का ये वाला पोल था नॉर्थ पोल और ये वाला पोल था कौन सा, साउथ पोल। अब देखना कि ये मैग्नेट इधर की तरफ मोशन कर रहा था, V से मोशन ये क्या कर रहा था, इधर। अब देखना कि जो ये मोशन कर रहा है इसीलिए इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये इसके नजदीक आ रहा है, क्लोज के क्वाइल के क्या आ रहा है, नजदीक। ये क्वाइल है अभी किसमें, रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि ये मैग्नेट क्वाइल के नजदीक आ रहा है, तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इस क्वाइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट इंड्यूस्ड होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, इस बात के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कॉज के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जिस कॉज के कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिस कॉज के कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, उस कॉज का क्या करना है, अपोज करना है। तो कारण क्या है कि ये नजदीक आ रहा है, तो नजदीक का अपोज कैसे करेंगे, इसको दूर भगाएंगे, दूर भगाएंगे कि नहीं, ये किधर आ रहा है, नजदीक, तो नजदीक आ रहा है तो इसको हमको अपोज करना है, तो इसको कैसे भगाएंगे, दूर भगाएंगे। दूर भगाएंगे मतलब इसके नजदीक में कुछ ऐसा हो कि एक नॉर्थ पोल आए और नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, भगा देगा। तो अब देखो कि मेरे चेहरे के तरफ कौन सा पोल है इस कॉइल का, नॉर्थ पोल। तो इस कॉइल का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है, इसका मतलब इसमें करंट कैसे बह रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें करंट कैसा बह रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट बहेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज करंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कारण क्या था कि ये नजदीक आ रहा था, तो हमको क्या करना है, इसको दूर भगाना है, अपोज करना है। तो दूर भगाने के लिए यहाँ साउथ पोल रखेंगे तब तो और नजदीक आ जाएगा ना अट्रैक्ट होके, नॉर्थ पोल रखेंगे और दूर भाग जाएगा, और नॉर्थ पोल यहाँ बनाएगा ये क्वाइल, इसका मतलब इसमें करंट कैसा बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखिए आप, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये था एक पहला एग्जाम्पल मैग्नेट का और क्वाइल का। एक अगला एग्जाम्पल आप देखिए कि आपके सामने में क्या कह रहा है कि एक क्वाइल है ऐसे रखा हुआ, एक क्वाइल है ऐसे रखा हुआ, और इस क्वाइल के पास में एक मैग्नेट हम लोग रखे हुए हैं, एक मैग्नेट रखे हुए हैं हम लोग कैसा, एक मैग्नेट हम लोग रखे हुए हैं कुछ ऐसा। इस क्वाइल के सामने में एक मैग्नेट हम लोग रखे हुए हैं कुछ ऐसा, और इस मैग्नेट का ये है साउथ पोल और ये है क्या इसका, नॉर्थ। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि ये मैग्नेट जो है तो इधर भी वेलोसिटी से आ रहा है, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ध्यान देना फैराडेज लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी लिखे हैं कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट then EMF induced across the terminal of coils and if the coil is closed then current also induced। कि अगर मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ये क्वाइल है अभी रेस्ट में और ये मैग्नेट है मोशन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस होगा। लेकिन करंट इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में ये अपन को पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अपने को पता नहीं है भाई, लेकिन लेंज लॉ ये बात कहता है क्या कि जिस भी कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है उस कारण का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। उस कारण का ये क्या करेगा, कारण क्या है कि ये साउथ पोल इसके नजदीक आ रहा है क्वाइल का, तो इस साउथ पोल को किधर भगाना है, दूर भगाना है। तो दूर भगाने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि रिपेल करना पड़ेगा, रिपेल करने के लिए इधर साउथ पोल बनाना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, साउथ को रिपेल करेगा। अब ये अगर साउथ पोल बना तो हम ऐसे इस क्वाइल को झांक के देख रहे हैं ऊपर से, तो मेरे चेहरे की तरफ साउथ पोल है, तो मेरे चेहरे की तरफ साउथ पोल है, इसका मतलब करंट कैसा बहेगा, क्लॉकवाइज बहेगा। इसका मतलब करंट इस पर कैसा बहेगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें जो करंट बहने का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब एग्जाम्पल्स है। अब देखिए इसको आप लिख के नहीं समझ पाएंगे, इसको समझने से ही आप समझेंगे कि क्या कहानी है पूरी। बात समझ रहे हैं? इसका मैकेनिज्म आपको लिख के नहीं समझ में आएगा। ये देखिए कि मैग्नेट नीचे आ रहा है, इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। लेंज लॉ क्या कहता है कि उस कारण का ही विरोध करो। तो मैग्नेट नीचे आ रहा है तो इसका विरोध कैसे करेंगे कि दूर जाओ। बात ऐसे सोचो कि मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से मिलने आई, मान लो 1 मिनट के लिए, और घर पे पापा हैं, तो हम दोनों के बीच में करंट तो इंड्यूस होगा, चाहत है मिलने की, करंट इंड्यूस हो रही है। लेकिन पापा क्या कह रहे हैं कि जिस कारण से बेटे मिल रहे हो ना, करंट इंड्यूस कर रहे हो, उसका विरोध करो नहीं तो धोखे सीधा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, खुद जाएंगे उसको बोलने के लिए, तो पापा समझ जाएंगे कि कहाँ गया, अपने बहन को भेजेंगे क्या कि जाके उसको समझाओ और बोलो कि जाने के लिए अभी पापा घर पे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साउथ पोल इधर आ रहा था नजदीक, साउथ पोल को भेजे, और साउथ पोल को भेजे कि इसको रिपेल करके विरोध करो। तो विरोध किया, इसके अगेंस्ट में आया, अगेंस्ट में आया तो भाई साउथ पोल है, तो आप क्लॉक फेस रूल में देखेंगे कि मेरे चेहरे के तरफ साउथ पोल बन रहा है, तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो हम लोग सीधा बात जानते हैं कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ और एंटी क्लॉकवाइज मतलब, तो साउथ पोल बना रहा है, इसका मतलब करंट कैसा होगा। अब ये चीजें क्या है, आसान है। तो ये हो गया क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल। बात समझ में आ रहा है? एक तीसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्वाइल है, आपके पास क्या है, एक क्वाइल है, और ये क्वाइल जो है तो अब की बार इधर की तरफ मोशन कर रहा है, किधर की तरफ, मान लो 15 मीटर पर सेकंड से ये क्वाइल इधर मोशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर आपके पास एक मैग्नेट भी है, और यहीं पर आपके पास जो है सो एक मैग्नेट भी है, जिस मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है कौन सा पोल, साउथ पोल। और ये मैग्नेट भी इधर के तरफ ही मोशन कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैग्नेट को बोल दो सब्सटेंस ए और क्वाइल को बोल दो सब्सटेंस बी, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू क्वाइल, इसको हम लोग कितना लिखते हैं, वी ए माइनस कितना, वी बी। कितना लिखेंगे, वी ए 10 और वी बी कितना लिखेंगे, ये कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, और रिलेटिव वेलोसिटी है इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। ये कह के गया है कौन, फैराडे लॉ। अब करंट इंड्यूस होगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो तुम ऐसे सोचोगे कि भाई साहब मैग्नेट इधर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैग्नेट को बुलाना होगा नजदीक, और नजदीक बुलाने के लिए इसको कहां लाना पड़ेगा, साउथ पोल। मैग्नेट जा रहा है किधर, दूर, मैग्नेट को बुलाना होगा अपोज करने के लिए किधर, नजदीक, कि भाग रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नजदीक। विरोध करने के लिए उसको कहां, जो दूर जा रहा है उसको नजदीक बुलाना पड़ेगा। नजदीक बुलाने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि रिपेल करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इधर नॉर्थ पोल है, मतलब इधर साउथ पोल दिखाना पड़ेगा। साउथ पोल दिखाएंगे, ये नजदीक आएगा, और आप कहिएगा कि सर साउथ पोल है, साउथ पोल है, इसका मतलब करंट बहेगा कैसा, क्लॉकवाइज। लेकिन आप गलत हैं, लेकिन आप क्या हैं, गलत हैं। कहिएगा कैसे। अब देखिए यहां रिलेटिव वेलोसिटी दोनों मोशन में है। आप मान लीजिए कि एक यहां पर कार है, एक क्या है, ये कार है, और ये कार चल रही है इधर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? और सामने एक साइकिल वाला आदमी अपने साइकिल पे बैठा, और अपने साइकिल पे बैठ करके, अपने साइकिल पे बैठ करके ये साइकिल वाला आदमी क्या किया, अपने साइकिल पे बैठा, और साइकिल पे बैठ करके ये इधर की तरफ चल दिया कितने से, ये चल दिया 10 मीटर पर सेकंड से। कार में मान लो कि हम बैठे हुए हैं, हम कार में बैठे हुए हैं, तो एक्चुअल में साइकिल तो आगे जा रही है, लेकिन अगर हम कार में बैठ के इसको देखेंगे तो साइकिल क्या लगेगा, रोड पे सोचो हम कार से तेजी में जा रहे हैं, एक साइकिल वाला पीछे धीरे से जा रहा है, हम कार में बैठे हुए तो हमको साइकिल वाला किधर दिखेगा, अपने तरफ आते हुए दिखेगा, मेरे क्लोज होगा, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, पीछे चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो आप क्या करिए कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में इस साइकिल का एक्चुअल मोशन तो आगे है, लेकिन रिलेटिव मोशन किधर है, पीछे है। तो इस क्वाइल पर बैठ करके आप देखिए, क्वाइल पर बैठ करके देखिए, तो क्वाइल पर बैठ करके देखिएगा तो ये मैग्नेट एक्चुअली तो आगे जा रहा है, लेकिन जब क्वाइल पे आप बैठ करके देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि मैग्नेट किधर आ रहा है,
मैग्नेट किधर आ रहा है, नजदीक में आ रहा है, ये होगा इसका भी रिलेटिव। बात समझ में आ रहा है। और भी रिलेटिव में जब हमको लगेगा कि मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो मैग्नेट को हमको अपोज करना होगा लेंज लॉ लगा करके। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ उस कारण को क्या करो, अपोज करो। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैग्नेट नजदीक जाता दिख रहा है, इसका अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दूर भगाना पड़ेगा। दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम पोल की अपोजिट पोल, सेम पोल अपोजिट पोल में ना, सेम पोल में रिपल्सन होगा। तो सेम पोल में रिपल्सन होगा तो यहाँ नॉर्थ है, इसका मतलब यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा। और मेरे चेहरे की तरफ अगर नॉर्थ है, मेरे चेहरे की तरफ अगर नॉर्थ है, इसका मतलब इसमें से जो करंट बहेगा वो करंट कैसा बहेगा, करंट बहेगा कैसा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा, इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जो ऑब्जर्वर है, इसमें जो ऑब्जर्व करने वाला आदमी है वो ऑब्जर्वर कहीं पर इधर है। बात समझ में आ रहा है ना, ऊपर से ऑब्जर्व करें, नहीं तो कहोगे सर नीचे से हम देख रहे हैं हमको तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज वाली कहानी। तो हमेशा जिधर पोल रखेंगे उधर से ही ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर भी ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर इधर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हर जगह पर ऑब्जर्वर इस साइड में है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर हम इधर से यही चीज देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखने लग जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जर्वर का पोजीशन हमेशा ही ध्यान में रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कि हम लोग अपने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेंज लॉ से थोड़ा सा अब आगे निकलते हैं। लेंज लॉ से आगे निकलते कहां, तो अभी तक जो चीजें हो रही थी उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था। मैग्नेटिक फील्ड या तो घट रहा था या तो बढ़ रहा था। अगर क्वाइल ही घूम रहा हो, थीटा के बदलने से भी तो फ्लक्स बदलता है, थीटा के बदलने से भी तो फ्लक्स बदलता है। तो अगर क्वाइल ही घूम रहा हो तो ऐसे केस में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यू टू रोटेटिंग क्वाइल। कि अगर कोई क्वाइल घूम रहा है और क्वाइल घूम रहा है तो इसके कारण हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर हम लोग इसके कारण जो है सो करंट कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो दो फॉर्मूला है अपने पास, एक चीज तो है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, है ना। और एक चीज है अपने पास आई इक्वल टू कितना, डी क्यू बाय डी टी, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अपने पास एक चीज और है क्या कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब क्वाइल घुमाएंगे तो हर जगह थीटा बदलेगा, ध्यान देना। और फ्लक्स में हमेशा मैं बोला हूं कि अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ होगा। इतना बात मैं बता चुका हूं। अब देखिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास जो है तो एक सर्कुलर कॉइल है। आपके पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। और इस सर्कुलर कॉइल के बारे में आपको क्या कह रहा है कि इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है, ये रेडियस है कितना, कैपिटल आर। ठीक ना, रेडियस है कितना, कैपिटल आर। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ the coil is, if the coil is rotated by 60 degree in 0.2 सेकेंड। कह रहे ये कॉइल ऐसे है ना, इस कॉइल को हम लोग क्या किए, इस कॉइल को हम लोग क्या किए कि 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। ऑब्वियसली ये सारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है या डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, जो मानने का मन है वो मान लीजिए। डॉट मैग्नेटिक फील्ड ही मान लीजिए। बस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब कह रहा है क्या कि ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को
0.2 सेकंड में कितने डिग्री से घुमा दिया गया? 60 डिग्री से घुमा दिया गया। तो देखो शुरू में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम थीटा इनिशियल का बात करें तो ये है कितना? 0 डिग्री। और फिर इस कॉइल को ऐसे घुमाया गया, इस कॉइल को क्या किया गया? ऐसे घुमाया गया। तो फाइनली जो थीटा 2 हो गया वो कितना? 60 डिग्री। क्यों? कि जैसे जैसे हम कॉइल को घुमाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है, लेकिन कॉइल को घुमाएंगे तो थीटा यहां से बदलता जाएगा, ये एरिया वेक्टर भी बदलता जाएगा डायरेक्शन। तो ये है ऐसे, और कॉइल को घुमा दिए 60 डिग्री से, तो एरिया वेक्टर घूम गया कितने से? 60 डिग्री से। मतलब थीटा फाइनल का अगर बात करें किस चीज का? थीटा फाइनल का, तो ये हो गया कितना? 60 डिग्री। अब ध्यान देना कि हम लोग फ्लक्स के बारे में जानते हैं क्या? ये होता है कितना? बी ए कॉस थीटा के बराबर में। अगर यहां पर हम लोग एरिया का बात करें, तो एरिया इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और फाइनली जो हम लोग फ्लक्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? बी पाई आर स्क्वायर कॉस कितना? थीटा। बात समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कि ये है कितना? बी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है बात? अगर हम लोग यहां पर फ्लक्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? बी पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखना कि जब एंगल थीटा 1 बराबर था 0 डिग्री, या थीटा इनिशियल इक्वल टू था कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा इनिशियल था कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो इस समय फ्लक्स भी इनिशियल होगा, फाई इनिशियल कितना होगा? अभी पढ़े थे, बी पाई आर स्क्वायर कॉस, और थीटा के जगह पर कितना रखना है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। तो फाई इनिशियल का वैल्यू जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? बी पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कि अपना जो थीटा फाइनल था वो थीटा फाइनल था कितना? 60 डिग्री। कॉइल को कितने डिग्री से घुमाया गया? 60 डिग्री। थीटा फाइनल कितना? 60 डिग्री। तो यहां पर अगर हम लोग फाइनल फ्लक्स निकालेंगे, तो फाइनल फ्लक्स कितना निकलेगा? बी पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा के जगह पर कितना? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता 1/2। ये हो जाएगा कितना? बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि अगर हम लोग लिखें चेंज इन फ्लक्स, क्या चीज? चेंज इन फ्लक्स का, तो चेंज इन फ्लक्स कितना लिखेंगे? डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई क्या लिखेंगे? फाइनल फ्लक्स, और माइनस क्या? इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स है कितना? बी पाई आर स्क्वायर बाय कितना? माइनस इनिशियल फ्लक्स है कितना? बी पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो ये कितना आ जाएगा? देखो पूरा में से आधा जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाय कितना? 2। और अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो ये भी मॉड होगा, और कितना? बी पाई आर स्क्वायर बाय कितना? 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर ध्यान देना कि इस समय में टाइम था 0 सेकेंड, और इस समय में जो टाइम हो गया वो कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। मतलब 0 डिग्री से 60 डिग्री घुमाने में मुझे 0.2 सेकेंड का टाइम लगा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन ये बात कह रहा है भाई, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो है, तो हम लोग जानते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं क्या? कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर। ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा फाई का वैल्यू अपना आया है पीछे कितना? बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई कितना आया है? बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। कितना लिखेंगे वैल्यू? बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। और डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया है? 0.2 सेकेंड आया ना? यहां से पॉइंट को उड़ाइए, 10 जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 10/4 बी पाई आर स्क्वायर, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 5,
यानी कि 5/2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? जरा सा देखो, डायरेक्शन पूछ देगा। क्या पूछ देगा? डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन के लिए अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट का डायरेक्शन का बात करें तो एक तो पहले करंट भी पूछ सकता है कि मान लो क्या कि करंट के लिए आपको कह दे क्या कि ये जो क्वाइल है, इस क्वाइल का रेजिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर ओम। कितना कह दे? स्मॉल आर ओम। तो हम लोग करंट के लिए जो बात करते हैं, फॉर करंट, अगर करंट के लिए बात करें तो करंट के लिए आई इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं? ई अपॉन आर, वी बाई आर, ई बाई आर, ई एम एफ बाई आर। ई कितना निकला है? 5/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर। से बात समाप्त। कैपिटल आर रेडियस है क्वाइल का, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है क्वाइल का, निकल जाएगा। अब अगर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट का बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? लेंज लॉ लगाएंगे। अब लेंज लॉ क्या कहता है भाई? लेंज लॉ कहता है कि जिस कॉज से यह जनरेट हुआ है उस कॉज का क्या करेगा? अपोज करेगा। अब ध्यान देना कि जिस कॉज से ये जनरेट हुआ है उस कॉज का क्या करेगा? ये अपोज करेगा। अभी मेरे हाथ में सीधा कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है। सीधा कॉइल है, थीटा 0 डिग्री, पूरा का पूरा लाइन सीधा पास कर रहा है, लेकिन हम कॉइल लेके अब घूमना शुरू किए, नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस और कम हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस और कम हो जाएगा। अब ऐसे कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन तो ऐसे पास हो रहा है, आर पार तो कोई कर ही नहीं रहा। मतलब जैसे ही हम कॉइल को घुमा रहे हैं तो फ्लक्स कम जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कम रहा है। कॉज क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट करने से डिक्रीज कर रहा है। तो इसका विरोध करना है हमको कैसे? इंक्रीज करके कि डिक्रीज करके? इंक्रीज करके। डिक्रीज कर रहा है, ऐसे घुमाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम जाएगा। देखो सीधे हवा आ रही है, अब पंखा को तुम धीरे धीरे घुमाओगे, हवा आना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हवा आना कम हो जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? कि हवा कम गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर कम जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। कारण क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे घुमा रहे हैं, पूरा आ रहा है, थोड़ा घुमाई थोड़ा कम गया, थोड़ा और घुमाई थोड़ा कम गया और कम गया, पूरा 0 हो गया। बात समझ रहे हैं? मतलब रोटेट करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है? कि डिक्रीजिंग के कारण हुआ है तो उसका अपोज करिए। तो डिक्रीजिंग का अपोज कैसे करोगे? इंक्रीज करके। और इंक्रीज करने के लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होना चाहिए कि बाहर है? तो बाहर ही होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। और बढ़ाना है तो जिधर लग रहा है उधर ही लगाएंगे। इसका मतलब करंट कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए? अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए? डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए जो हम लोगों की बात होगी, जो डायरेक्शन के लिए जो हम लोगों की बात होगी, वो डायरेक्शन के लिए जो बात होगी वो लेंज लॉ लगाएंगे। और लेंज लॉ में रीजन जो है, जो रीजन है वो रीजन क्या है? रीजन है डिक्रीजिंग बी। रीजन क्या है? डिक्रीजिंग बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे कॉइल घुमा रहे हैं बी का वैल्यू क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो भाई हमको इसको क्या करना पड़ेगा? अपोज करना पड़ेगा। और अपोजिंग के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? बी को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो बी हमको लगाना पड़ेगा वो किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बी अगर आउटवर्ड में लगाना है तो इसका मतलब जो करंट बहेगा वो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बहेगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आज एक छोटा सा सवाल करवा के दिखाया हूं लेंज लॉ पे। आपको मैग्नेट और क्वाइल का मैं दिखाया हूं एग्जाम्पल। उसमें सबसे मस्त एग्जाम्पल क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी वाला। एक्चुअली में जा रहा था मैग्नेट दूर, लेकिन भाई देखना है कहाँ? क्वाइल पे बैठ के। तो जब क्वाइल पे बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा कि मैग्नेट किधर आ रहा है? नजदीक। तो जब नजदीक आ रहा है तो इसको भगाना किधर है? दूर भगाना है, अपोज करके। तो दूर भगाने के लिए सेम पोल रखना पड़ेगा, तब ये काम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज का जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, ये देखो ये ज्यादा तेज आ रहा है और ये धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो हमको क्या करना है? क्वाइल पे बैठ जाना है।
कॉइल को मान लो कार है और ये आदमी साइकिल से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार में बैठ के अगर साइकिल वाले को देखोगे तो साइकिल वाला क्या लगेगा, धीरे 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 अपने तरफ आ रहा है कि नहीं? साइकिल वाला धीरे धीरे, तो इस कॉइल को क्या लगेगा कि मैग्नेट इससे दूर जा रहा है कि इसके तरफ आ रहा है? इस कॉइल को लगेगा कि मैग्नेट इसके नजदीक आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी टुवर्ड्स द कॉइल होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब टुवर्ड्स द कॉइल होगा तो लेंज लॉ क्या कहता है कि इसका अपोज करो। अपोज करने के लिए इसको रिपेल करना पड़ेगा कि अट्रैक्ट करना पड़ेगा? रिपेल करना पड़ेगा। रिपेल करने के लिए सेम पोल लगाना है कि अपोजिट पोल लगाना है? सेम पोल लगाना है। तो नॉर्थ पोल लगाएंगे, तो नॉर्थ पोल लगाएंगे तो इधर से देखेंगे तो करंट कैसा बहता दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आज के क्लास की। हम लोग और रोटेटिंग कॉइल का एग्जाम्पल लेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि हम बी बढ़ा घटा के देख लिए थे। अब क्या कर रहे हैं, तो कॉइल को पकड़ के घुमा रहे हैं। बी अब कांस्टेंट है, बी घट बढ़ नहीं रहा है, अब थीटा बदल रहा है खाली। तो थीटा बदलने वाला मैं एक क्वेश्चन आज दिखवाया हूं, और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में, लेकिन इतना पढ़ के आइएगा तब। बात समझ में आ रहा है? काफी आज के लिए।